स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस में प्रतिभा सिंह। कल मैंने जो आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित एक क्लास बनाई थी। उम्मीद करती हूँ कि सारे स्टूडेंट्स ने उस क्लास को काफ़ी अच्छे से देखा होगा। और जिन स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को नहीं देखा है, उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उस वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास को काफ़ी कम समय में और काफ़ी चुनिंदा टॉपिक को पढ़ाया है और उन्हीं टॉपिकों पे डिस्कशन किया है जिन पे प्रश्न बनते हैं। उस क्लास में मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास किस प्रकार प्रारंभ हुआ, इतिहास लेखन की क्या पद्धति है, कुछ आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन, साथ ही साथ प्रमुख इतिहासकार और उनकी रचनाओं पे काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया था। और मैं कई बार अपने क्लासेस में आप लोगों से बोलती हूँ कि टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और बिहार शिक्षक भर्ती, इन सारी परीक्षाओं के लिए समय बहुत कम रह गया है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा टॉपिक पढ़ना है और उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इस समय हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ परीक्षा को पास करना है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले मैं ये आप लोगों को बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आदिकाल के प्रमुख काव्य धाराएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न तो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग रासो साहित्य किसे कहते हैं, रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं, जैन साहित्य किसे कहते हैं, जैन साहित्य के प्रमुख रचनाकार कौन से हैं, उनकी कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं और लौकिक साहित्य, इन 4-5 टॉपिक को आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो में मैं जो भी पीडीएफ पढ़ाऊंगी, अगर आप लोगों को वो पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ और टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट मिलती रहेगी। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आप पेन और कॉपी साथ लेकर बैठें, क्योंकि मैं बहुत सारे तथ्यों को इस वीडियो में शामिल नहीं कर पाती हूँ। तो वो मैं अलग से आप लोगों को बताती हुई चलूँगी। और मैं कई बार अपने वीडियोज़ में बोलती हूँ कि आप लोग अपने नोट्स स्वयं बनाया करें, क्योंकि परीक्षा के लास्ट टाइम में हम लोगों के लिए सबसे बेहतर होता है अपने नोट्स के माध्यम से हर एक टॉपिक को रिवाइज करना। इस वजह से मैं जब भी क्लास लेती हूँ तो आप लोगों को बोल देती हूँ कि साथ ही साथ आप लोग कुछ चीज़ें नोट डाउन करते रहिए, जिससे आपका एक अच्छा खासा नोट्स समय आने पे तैयार हो जाएगा। तो पहले हम लोग देखेंगे आदिकालीन काव्य धाराएं। उसके अंतर्गत आता है आपका पहला रासो साहित्य, चारण साहित्य, वीर गाथात्मक साहित्य। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है रासो साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो वो ग्रंथ है आपका बीसल देव रासो। उसके बाद आता है आपका रास और जैन साहित्य। तो इस साहित्य के अंतर्गत जिन दत्त सूरी द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध रचना उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वश्रेष्ठ रास ग्रंथ माना जाता है। ठीक, अभी आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन मत कीजिएगा। जहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य होगा, जब नोट डाउन करना होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आप इसे एक जगह नोट कर लीजिए। बस आप इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा, तो आपको काफ़ी अच्छे से पता चल जाएगा कि रासो साहित्य में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, जैन साहित्य में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम लोग अगला देखेंगे सिद्ध साहित्य और बौद्ध साहित्य। ठीक है, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सरहपा को किन किन नामों से जाना जाता है, सरोज, ब्रज और राहुल भद्र के नाम से भी जाना जाता है। ब्रजयान का केंद्र कहाँ रहा है, ये प्रश्न पीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका था। तो ब्रजयान का केंद्र रहा है श्री पर्वत। ठीक है, और इनकी भाषा क्या रही है, तो सिद्धों की भाषा, ये प्रश्न टीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो सिद्धों की भाषा जो रही है वो रही है साध्य भाषा। ठीक है, अब देखेंगे नाथ साहित्य, शैशव साहित्य। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की ब्रजयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ, नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध माना है। अब आगे हम लोग देखेंगे अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं। तो अपभ्रंश प्रभावित जो हिंदी रचनाएं हैं, उसमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि, वेरी इंपॉर्टेंट,
इसे आप नोट डाउन कीजिए। अपभ्रंश भाषा के पहले कवि कौन है? वो है स्वयंभू, और इनका जो समय है वो है 8वीं शताब्दी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है कि स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका छठा, लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ढोला मारूरा दूहा, जिसका समय है 11वीं शताब्दी, एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। ढोला मारूरा दूहा मूलतः दोहा छंद में रचित रचना है, जिसे 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार कर दिया था। अब आगे हम लोग देखेंगे रासो साहित्य की परिभाषा। आदिकाल में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं राजाओं की प्रशंसा में जो वीर गाथात्मक साहित्य डिंगल व पिंगल शैली में रचा गया, उसे रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है। रासो साहित्य की उत्पत्ति, कि रासो साहित्य की उत्पत्ति कौन से विद्वान क्या मानते हैं, इससे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अब रासो साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको पता होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम आपको ये जानना जरूरी है कि रासो साहित्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। ठीक है, आदिकाल में रचित साहित्य में रासो काव्य ग्रंथ का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आदिकाल में जैन कवियों ने जिस रास्य काव्य की रचना की, वह वीर रस प्रधान रासो काव्य से भिन्न है। अतः यहाँ हम उन्हीं रासो ग्रंथ का चित्रण देखेंगे जिसमें वीर रस की प्रधानता है और जिनकी रचना चारण कवियों ने की है। ठीक है, रासो ग्रंथ का सामान्य परिचय जानने से पूर्व रासो शब्द की उत्पत्ति पर भी विचार व्यक्त किया गया है, कुछ प्रकाश डाला गया है, उसे हम पहले पढ़ेंगे। तो विभिन्न विद्वानों ने इस संबंध में अनेक मत दिए हैं, जिनमें से प्रमुख मत इस प्रकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विशलदेव रासों में प्रयुक्त रसायन शब्द ही कालांतर में रास या रासो बना। काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, गरसा द तासी के अनुसार रासो की उत्पत्ति राजसूई शब्द से हुई है। रामचंद्र वर्मा के अनुसार रासो की उत्पत्ति रहस्य से हुई है। नौरत्तम स्वामी के अनुसार रासो का अर्थ है रासक। नंद दुलारे बाजपेयी के अनुसार रासो की उत्पत्ति संस्कृत के रास शब्द से हुई है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, दशरथ शर्मा और माता प्रसाद गुप्त ने रासो की उत्पत्ति संस्कृत के रासक से मानी है। मोतीलाल मिनारिया के अनुसार इस ग्रंथ में राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध तथा वीरता आदि का विस्तार वर्णन हो, उसे रासो ग्रंथ हम कहते हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रासो की उत्पत्ति रासक शब्द से हुई है और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे पृथ्वीराज रासो को किन विद्वान ने प्रमाणिक और किन विद्वान ने अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक माना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि किन विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है, और इसे याद करने से संबंधित मैंने एक काफ़ी आसान ट्रिक बनाया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, आप उसे नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। तो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक पहले कौन कौन से विद्वान मानते हैं, हम इसे देखेंगे। तो प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में शामिल हैं आपके श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टाड। ठीक है, अब इसका ट्रिक कुछ इस प्रकार आप नोट डाउन कीजिए। मोहे श्याम मिस करे। ठीक है, मोहे से हो गया आप लोगों का मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, श्याम से हो गया श्याम सुंदर दास, मिस से हो गया मिश्र बंधु, कर्नल टाड करे। ठीक है, तो मोहे श्याम मिस करे, आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक किन किन विद्वानों ने माना है। तो उसमें है आपके रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, पुलहर मुरारी दान। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि किन किन विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है। तो पहला है मुनिजिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा। इससे संबंधित भी मैंने एक ट्रिक बनाया है, आप उसे नोट डाउन कीजिए। ट्रिक कुछ इस प्रकार है, मुनि सुनी दशरथ हजारा। क्या है? मुनि सुनी दशरथ हजारा। मुनि से हो गया मुनिजिन विजय,
सुनी से हो गया सुनीति कुमार चटर्जी। तो दशरथ से हो गया डॉक्टर दशरथ ओझा। हजारा से हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से एक प्रश्न तो परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे रासो साहित्य की रचनाएं एवं रचनाकार। ठीक है, उपदेश से रसायन रास, जिसके रचयिता है जिनदत्त सूरी, और इस रचना का समय है 12वीं शताब्दी। उपदेश से रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। इसकी रचना हुई थी 1114 ईस्वी में। जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो वो है आपका उपदेश से रसायन रास। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद उपदेश से रसायन रास में 80 पदों का नित्य गीत रासलीला काव्य संकलित है। अब आगे हम लोग देखेंगे भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसके रचयिता है मुनिजिन विजय। इस रचना का जो समय है वो है 1184 ईस्वी। ठीक है, इसमें भरतेश्वर और बाहुबली के मध्य राज्य सत्ता के संघर्ष का चित्रण किया गया है। किसके किसके मध्य? भरतेश्वर और बाहुबली के बीच जो सिंहासन के लिए जो संघर्ष चल रहा है, उसका चित्र हमें इस कथा में देखने को मिलता है। ये रचना वीर रस प्रधान रचना है। बुद्धिरास, जिसके रचयिता है शालिभद्र सूरी। इनका रचना काल है 1193 ईस्वी। ठीक है, यह एक धर्मोपदेशक ग्रंथ है। इस रचना का उपदेश पथभ्रष्ट व्यक्तियों का मार्ग निर्देशन करना है। अब आगे हम लोग देखेंगे जीवदया रास, जिसके लेखक हैं असुक कवि। चंदन बाला रास, वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जो कि एक खंड काव्य है। और चंदन बाला रास के भी लेखक हैं असुक कवि। और चंदन बाला रास रचना का प्रकाशन वर्ष है 1200 ईस्वी। चंदन बाला रास के धार्मिक चित्रों का उल्लेख इस ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है, जिसमें करुण रस की प्रधानता है। यानी चंदन बाला रास जो कि असुक कवि की रचना है, इसमें करुण रस की प्रधानता है। अब आगे देखेंगे पुष्पदंत। पुष्पदंत को अपभ्रंश का महाकवि माना जाता है और काफ़ी महत्वपूर्ण लेखक है, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं और ये तीनों आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। पहला है महापुराण, जस हर चरियु, जिसे हम यशोदा चरित्र भी कहते हैं, प्रणय कुमार चरियु। महापुराण जो इनकी रचना है, इसमें 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र का चित्रण हमें देखने को मिलता है। पुष्पदंत को भवभूति भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग शिव सिंह सेगर ने पुष्पदंत कवि को भाका की जड़ कहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी में 2 बार पूछा जा चुका है। और प्रश्न क्या था कि शिव सिंह सेगर ने भाका की जड़ किस कवि को कहा है। और दूसरा प्रश्न जब पूछा गया था, इसी प्रश्न को घुमा दिया गया था और पूछा था कि पुष्प कवि को भाका की जड़ किसने कहा है, तो वो शिव सिंह ने कहा है। ठीक है, तो आप इस लाइन को काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखिएगा। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधि से विभूषित किया है। अब हम लोग देखेंगे जब्बू स्वामी रास, जिसके लेखक है धर्मसूरी और इस रचना का प्रकाशन वर्ष है 1209 ईस्वी। इसमें जैन साधु जम्बू स्वामी के चरित्र का वर्णन हमें देखने को मिलता है। रेवतगिरी रास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके लेखक है विजय सेन सूरी और यह ग्रंथ 1231 ईस्वी के आसपास रचित है। अब देखेंगे हम लोग विसलदेव रासो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विसलदेव रासो जिसके लेखक है नरपति नलहर, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इससे ध्यान रखिएगा। और ये रचना 4 कालखंडों में रचित है। इस रचना का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1155 ईस्वी। इसमें अजमेर के चौहान राजा विसलदेव तृतीय की पत्नी से रूठकर उड़ीसा जाने की कथा का वर्णन किया गया है। विसलदेव रासो श्रृंगार प्रधान रचना है। इस रचना में वियोग, श्रृंगार और चरमोत्कर्ष देखते ही बनता है। अब विसलदेव रासो से संबंधित कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे जो विसलदेव रासो है, ये आदिकाल का एक सर्वश्रेष्ठ काव्य कृति है, जिसे 4 खंडों में विभाजित किया गया है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि विसलदेव रासो को कितने खंडों में विभाजित किया गया, तो वो 4 खंडों में विभाजित किया गया है। तो जो प्रथम खंड है, इसमें अजमेर के राजा विग्रह चतुर्थ, कौन? विग्रह चतुर्थ, विसलदेव के परमार वंशीय राजा भोज की कन्या राजमती से विवाह का चित्रण हमें
प्रथम खंड में देखने को मिलता है। इस रचना का जो द्वितीय खंड है, इसमें रानी के व्यंग से रुष्ट होकर राजा उड़ीसा चले जाते हैं और वहाँ 12 वर्ष तक वो उड़ीसा में ही रहते हैं। उसके बाद जो तृतीय खंड है, उस खंड में रानी का चित्रण दिखाया गया है। रानी राजमती जो अत्यधिक वेदना कुंठा का अनुभव करती है। और चतुर्थ खंड में हमें राजा और रानी के पुनः मिलन का वृत्तांत देखने को मिलता है। अब आगे देखेंगे हम लोग संदेश रासक, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान रखिएगा। संदेश रासक के रचयिता है अब्दुल रहमान। इस रचना का जो समय है वो 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का आरंभ माना जाता है। आगे देखेंगे हम लोग। यह प्रथम प्रमाणिक रासो ग्रंथ है जिसकी भाषा अवहट है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। संदेश रासक एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है कि संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है। तो संदेश रासक खंड काव्य है जिसमें विक्रमापुर की एक वियोगिनी की विरह कथा का वर्णन किया गया है। अब आगे हम लोग देखेंगे पृथ्वीराज रासो, ठीक है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद बरदाई, ठीक है। रासो साहित्य यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अब एक प्रश्न परीक्षाओं में जो बहुत बार पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने माना है, तो आप एक जगह नोट डाउन कीजिए कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। और जो ये चंद बरदाई हैं वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और काफी गहरे मित्र भी थे। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया था। यही प्रश्न बिहार एस सेट की परीक्षा में पूछा गया था। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। अब आगे देखिए, डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है यह पृथ्वीराज रासो एक राजनैतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। वेरी इंपॉर्टेंट। इस रचना में महाराजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय की कथा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब पृथ्वीराज रासो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। जो पृथ्वीराज रासो है ये ऐतिहासिक चरित्र काव्य होने पर भी ऐतिहासिक तथ्यों से रहित है। इसमें कवि ने कल्पना एवं अतिशयोक्ति का प्रयोग अत्यधिक किया है, जिसका परिणाम यह हुआ कि यह ग्रंथ इतिहास की रक्षा नहीं कर सका। इसी कारण विद्वानों के बीच रासो साहित्य को लेकर प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता के बीच हमेशा से मतभेद रहा है। अब देखेंगे हम लोग हामिर रासो जिसके लेखक है सारंगधर और इस रचना का प्रकाशन वर्ष है 1357 ईस्वी। इसमें हामिर देव के चरित्र का चित्रण हमें देखने को मिलता और ये रचना अभी प्राप्त नहीं है। अब आगे हम लोग देखेंगे परमाल रासो जिसके लेखक है जगनीक और ये रचना लिखी गई थी 1230 ईस्वी। इस रचना को आला खंड भी कहते हैं। जगनीक परमाल देव के राशि कवि थे, ठीक है। परमाल रासो को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अर्ध प्रमाणिक स्वीकार किया है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यह रचना अपनी ज्ञता के कारण यानी गाने के कारण अब तक लोक काव्य के रूप में काफी प्रसिद्ध है। परमाल रासो की रचना का जो काल रहा है वो रहा है 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में माना गया है। वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप इस ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। आज भी वर्षा ऋतु के समय उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में आला के स्वर हमें सुनने को कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, जो श्रोताओं के हृदय में वीर रस का संचार कर देते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने परमाल रासो पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे विजयपाल रासो जिसके लेखक हैं नलहर सिंह और इस रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1543 ईस्वी, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे राम रासो जिसके लेखक हैं माधव दास। राम रासो रचना 1618 ईस्वी में रचित है। इसमें राम कथा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। खुमान रासो जिसके लेखक है दलपति विजय। खुमान रासो का समय है 9वीं सदी। रचना 5000 छंदों का एक विशाल ग्रंथ है जिसमें चित्तौड़ के शासक खुमान द्वितीय और खलीफा अल मामून के मध्य युद्ध का वर्णन हमें देखने को मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा।
इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं कि खुमार नासों में किसके युद्ध का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि खलीफा अल मामू और खुमार द्वितीय के युद्ध का चित्रण खुमार नासों में हमें देखने को मिलता है। इस रचना में खुमार के 24 युद्धों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इस ग्रंथ की प्रामाणिकता हस्तलिखित प्रति पुस्तक पूर्णा संग्रहालय में उपलब्ध है। इस ग्रंथ की रचना लगभग 500 छंदों में की गई है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जैसे रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से हुई है, ठीक है, जो कि गे छंद है। पृथ्वीराज रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ है, ठीक है। इस ग्रंथ को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जिसके लेखक है चंद बरदाई। विशल देव रासो में सिंगार रस की प्रधानता है। विजयपाल रासो और हामिर रासो अपभ्रंश की रचना है। अधिकतर रासो काव्य अप्रामाणिक है। ठीक, आदिकाल के प्रमुख काव्य धारा से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं थी, महत्वपूर्ण तथ्य थे, वो मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को बता दिया है। तो इस प्रकार मैंने आदिकाल के प्रमुख काव्य धारा से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। जो भी लेखकों की महत्वपूर्ण रचनाएं थी, उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी, वो सब मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को बताया। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोगों को इस वीडियो में मैंने जो पीडीएफ पढ़ाया है, ये पीडीएफ चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। और जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, उस क्लास में हम लोग विद्यापति और अमीर खुसरो को पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों लेखक काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इन दोनों लेखकों से एक प्रश्न परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। और ये वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। थैंक यू।